अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। बेटा देखिए, हम लोग लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। अब हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसके अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं किसकी, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए बेटा, सभी बच्चे कनेक्ट हो जाए। फिर हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। आज से हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, है ना। आइए, मैं बोर्ड के ऊपर लेके चलता हूँ आपको, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। देखिए, स्क्रीन विजिबल होगी आप सभी को, है ना भाई, स्क्रीन विजिबल है। चलिए देखिए, आज हमें जो पढ़ना है बेटा, आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है भाई, तो इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा आप। ठीक है, अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, तो वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पर्टिकुलरली प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें मैटर की, और उनका मेजरमेंट भी सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा कि हर एक सब्सटेंस जो है उसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारे लिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज बोलेंगे। तो जैसे हमारे पास जो भी मैटर है उसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी उसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। तो वही तो हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई, प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। अब प्रॉपर्टीज हमारे लिए दो तरीके की होती है बेटा। कितने टाइप की होंगी प्रॉपर्टीज, दो तरीके की होंगी। पहली जो आती है हमारे लिए वो आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जो सेकंड होती है हमारे लिए वो होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इनकी डेफिनेशन मैं लिखता हूं तो आप साथ के साथ ही नोट करते जाइएगा। ठीक है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, दे दे कैन बी मेजर्ड, दे कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड, और ऑब्जर्व्ड without changing the identity, without changing the identity, without changing the identity or composition, or composition of the substance। देखिए भाई क्या लिखा गया है इसमें, कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सके लेकिन मैटर का कॉम्पोजिशन चेंज ना हो और मैटर की आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती है हमारे लिए, दोज प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज इन विच, those properties in which a chemical change, a chemical change in a substance takes place। ठीक है भाई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करें, तो अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है उसकी एसिडिटी के बारे में बात करें, है ना भाई, उसकी बेसिसिटी के बारे में बात करें, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे लिए क्या हो जाएंगी बेटा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएंगी। अगर हम लोग उसके कंबस्टिबिलिटी के बारे में बात करें, कंबस्टिबिलिटी,
तो वो सारी प्रॉपर्टीज हमारे लिए क्या हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो उनमें कॉम्पोजिशन और आइडेंटिटी सेम ही रहती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग उसका मास कैलकुलेट करना चाहें, उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें, तो ये सारी हमारे लिए क्या हो जाएंगी भाई, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएंगी। जैसे हम लोग प्रेशर मेजर करना चाहते हैं तो वो सब हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगे। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है कि हम लोग ऐसी केमिकल चेंजेस ऑब्जर्व होंगे। फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल है, उसमें मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों मॉलिक्यूल में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो आप एसिडिक नेचर कैसे बताते हैं कि उसमें हमारे पास एक केमिकल चेंज ऑब्जर्व होता है, उसी तरीके से हम लोग बता पाते हैं। तो वही हमारे लिए केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं, और क्या हो गई हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, वो क्या आता है कि एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी को हमें एक्सप्रेस करना सीखना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसको कैसे, तो देखो भाई, जब भी हमें फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना हो तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो दो चीज़ें क्या क्या होंगी, देखो सबसे पहले तो हमें चाहिए, पहला तो हमें चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। और दूसरा हमें क्या चाहिए बेटा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उसकी यूनिट, उसकी यूनिट चाहिए हमें। तो एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मीनिंग, अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और क्या है बेटा, साथ में यूनिट है, तो हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, अगर मैं लिख दूं इधर पे 700, तो 700 का कोई मीनिंग नहीं होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू है बस सिर्फ। 700 बस एक नंबर लाइन पे एक नंबर है बस। अगर मैं इसके आगे कोई यूनिट लगा देता हूँ, जैसे मैंने बोला 700 kg, तो अब तो मैं ये समझ में आ गया कि ये किसकी बात कर रहे हैं सर, या तो मास की बात कर रहे हैं या फिर वेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं या फिर वेट की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा, एक तरीके से एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो अब इसी के बाद हम लोग बात करें तो द स्टैंडर्ड रेफरेंस मेजर, अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड यूनिट्स की, तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखते हैं कि इनकी यूनिट्स के बारे में बात करें तो यूनिट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ यूनिट। अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिट की क्या डेफिनेशन होती है, व्हाट इज यूनिट, तो आप उसे क्या बोलेंगे, द स्टैंडर्ड रेफरेंस, द standard reference chosen to measure, chosen to measure a physical quantity, a physical quantity। तो हम इसे क्या बोलेंगे भाई, यूनिट क्या होती है हमारे लिए, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 700 kg बोला है, तो उसको मैंने कहीं ना कहीं 1 kg से कंपेयर करके बताया। ये 1 kg हमारे लिए स्टैंडर्ड यूनिट है, ये क्या हमारे लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है। इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, इस 700 kg को कंपेयर करके बताया, ठीक है भाई। अब हमारे पास कुछ बेसिक यूनिट्स होती हैं भाई, जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे हम लोग बात करते हैं मास की, लेंथ की, टाइम की, तो इनकी यूनिट्स होती हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, जैसे हम लोग बात करें मास को हम लोग किस में कैलकुलेट कर सकते हैं, केजी में, ग्राम में। लेंथ को हम लोग किस में मेजर कर सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में। और टाइम को हम लोग किस में मेजर कर सकते हैं, मिनट में, सेकंड में। तो ये हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो इनके हम लोगों ने क्या बना रखे हैं बेटा, इससे भी हम लोग, ये हमारे लिए फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनसे हम लोग डिराइव करके और भी यूनिट्स बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में। तो बताओ मीटर क्यूब कहाँ से आया होगा, जब हमने 3 लेंथ का मल्टीप्लाई किया होगा, मतलब लेंथ इंटू लेंथ किया होगा, तो हमारे पास क्या आ गया होगा, फाइनली वॉल्यूम आ गया होगा। तो यहाँ पर ये भी बात बताई जा रही है कि अगर हम लोग बात करते हैं क्या, वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, तो ये हमारे लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जबकि वॉल्यूम हमारे लिए कैसी कहलाएगी भाई, डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। ये कैसी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी।
क्यों? क्योंकि हमने इसको लेंथ से डराइव किया है, 3 बार लेंथ का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया। लेकिन ये वाली हमारे लिए कैसी होंगी? फंडामेंटल होंगी। ये हमारे लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो ऐसी हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनकी यूनिट्स के बारे में। यूनिट से अगर हम लोग बात समझे तो ये क्या हुआ, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड यूनिट्स हम लोगों ने कैसे बनाई है। तो सबसे पहले जो होता है बेटा, वो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस है। कौन है? फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस। इन्होंने क्या किया है, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने सबसे पहले यूनिट कन्वेंशन को अडॉप्ट किया है। कब किया? ये 1791 में। 1791 की बात है ये। 1791 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने सबसे पहले अपनी खुद की मेट्रिक सिस्टम लेके आए। ये लोग क्या लेके आए? मेट्रिक सिस्टम लेके आए। मेट्रिक सिस्टम में क्या बोला गया बेटा, ये लोग जो मेजर कर रहे थे वो स्टैंडर्ड यूनिट इन्होंने फिक्स कर ली अपनी। वो कैसी यूनिट फिक्स कर ली वो भी बताता हूँ। तो ये लोग जो मेजर करते थे, अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करना होता था, तो जैसे अगर मास की बात करें, मास को और लेंथ को और टाइम को, तो इन लोगों ने कुछ यूनिट डिसाइड कर रखी थी। वो यूनिट इनकी फिक्स थी। ये हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, और ये किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यूनिट की। तो इन्होंने कुछ मास के लिए कुछ यूनिट फिक्स कर रखी थी, उसी तरीके से लेंथ के लिए कुछ यूनिट फिक्स कर रखी थी, और उसी तरीके से टाइम के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं मास के लिए बेटा, तो इन्होंने जो यूनिट फिक्स की हुई थी वो थी ग्राम, और लेंथ के जो इन्होंने यूनिट फिक्स कर रखी थी वो थी मीटर, और टाइम की जो इन्होंने यूनिट फिक्स कर रखी थी वो थी सेकंड। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस का मैट्रिक सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक सिस्टम। तो सबसे पहले फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस 1791 में मैट्रिक सिस्टम को अडॉप्ट किया। वो लोग मास को किस में रिप्रेजेंट करके बता रहे थे? स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम में, लेंथ को मीटर में, और टाइम को सेकंड में। ठीक है भाई। इसी तरीके से जब हमारे पास सेकंड हुआ, जब हम लोग अपने इंडिया की बात करें, तो इंडिया ने भी एक मेट्रिक सिस्टम को अडॉप्ट किया। ठीक है भाई। इंडिया का खुद का भी एक मेट्रिक सिस्टम था, वो भी बिल्कुल सिमिलर ही था। लेकिन वो कब अडॉप्ट हुआ? 1957 में। वो कब अडॉप्ट हुआ बेटा? 1957 में। तो उससे भी रिलेटेड हम लोग बातचीत कर सकते हैं। लेकिन बट क्या है कि हमारे लिए ये सारी यूनिट डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स है। इससे अच्छा हमारे पास जब सिस्टम आया वो हम लोग यूज करते हैं आज के टाइम पे, उसको बोलते हैं एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स, ये आपको पता होनी चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अगर हम लोग बोले इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये कब अडॉप्ट किया गया हमने एसआई यूनिट्स वाला? तो ये एसआई यूनिट्स वाला ग्लोबली अडॉप्ट किया गया, इंटरनेशनली अडॉप्ट किया गया। सब अपने अपने बना रहे थे, फ्रांस वालों ने अपना बनाया, इंडिया वालों ने अपना बनाया, फिर सब अपने अपने सिस्टम चला रहे थे। तो हम लोगों ने फिर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेट कर सके इजीली। ठीक है भाई। तो वहां पे हम लोगों ने एसआई यूनिट का सिस्टम बनाया। और ये कब बनाया? 1960 की बात है। ये कब की बात है? 1960 में हम लोगों ने एसआई यूनिट्स को अडॉप्ट किया है भाई। और ये बनाया किसने? ये कब अडॉप्ट किया गया? इसको बोलते हैं, एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे भाई? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर बोलते हैं हम लोगों से। क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। वैसे ये हिस्ट्री वाला पार्ट है। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इसके अंदर हम लोगों ने एसआई सिस्टम को अडॉप्ट किया इन 1960 में। ठीक है भाई। तो इस सिस्टम के अंदर क्या खास बात थी कि इसके अंदर हमारे पास 7 बेस यूनिट थी। इस सिस्टम के अंदर क्या खास बात थी कि 7 क्या है हमारे लिए? बेस यूनिट्स हैं। और वो 7 बेस यूनिट जो थी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड थी। वो किससे डिराइव्ड थी बेटा? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड थी। ठीक है भाई। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड थी। तो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ लेते हैं।
इनके डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स देख लेते हैं, और इनके एसआई सिस्टम में क्या सिंबल होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक बारी के लिए हम लोग नोट करेंगे कि 7 बेस एसआई यूनिट, यहाँ पे हम लोग हेडिंग क्या लिख लेंगे, 7 बेस एसआई यूनिट्स। ठीक है भाई, 7 बेस एसआई यूनिट, इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो मैं एक टेबल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा। अब देखो ऊपर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। यहाँ पे क्या नोट करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। और यहाँ पर क्या नोट करेंगे बेटा, सिंबल फॉर क्वांटिटी। और यहाँ पर क्या नोट करेंगे, नेम ऑफ यूनिट। नेम ऑफ यूनिट, उस यूनिट का नाम क्या होगा और उसका सिंबल क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग नोट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, जो हमारे पास पहली फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज लेंथ। तो अगर हम लोग लेंथ की बात करते हैं बेटा, तो लेंथ का सिंबल हम लोग स्मॉल एल से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, स्मॉल एल से। और अगर इसके यूनिट की बात करेंगे, तो लेंथ की जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट अडॉप्ट की है वो है मीटर, METRE, मीटर। और इसका सिंबल हम लोग स्मॉल m से देते हैं। सेकंड जो है हमारे लिए वो है क्या, मास। सेकंड क्या है बेटा हमारे लिए, मास। मास के लिए हम लोग स्मॉल m सिंबल यूज करेंगे। और उसका जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन किया वो है किलोग्राम, किलोग्राम। और इधर पे उसका सिंबल क्या आ जाता है बेटा, केजी आ जाता है। थर्ड जो है हमारे लिए, दैट इज थर्मोडायनेमिक, या फिर ऐसा बोल दो टाइम। टाइम की बात करते हैं, तो टाइम की बात करें तो यहाँ पर टाइम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। और उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सेकंड। और सेकंड का सिंबल हम लोग कैसे लिखेंगे, स्मॉल एस से लिख देंगे बेटा। फोर्थ जो है हमारे लिए, उसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है बेटा, इसको आप टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं हम। टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी जो बेस यूनिट हम लोगों ने मान रखी है उसको बोलते हैं केल्विन। उसको क्या बोलते हैं बेटा, केल्विन। और इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल के। इसका सिंबल कैपिटल के होगा। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे लिए उसको बोलते हैं करंट। ये जो करंट होता है बेटा, इस करंट के लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं कैपिटल आई। और इसकी जो बेस यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, है ना भाई। इसकी बेस यूनिट क्या होगी, एम्पियर। और एम्पियर का सिंबल क्या यूज करेंगे हम लोग, कैपिटल ए यूज करेंगे। जो सिक्स्थ हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट की इंटेंसिटी से बात हो रही है यहाँ पर, कि लाइट कितनी ब्राइट है। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि यूनिट एरिया में से कितनी एनर्जी पास हो रही है, तो वो हमारे लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाती है बेटा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग आई वी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई सबस्क्रिप्ट में वी लिख देते हैं हम लोग, तो आई वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। ठीक है भाई। और कैंडेला का सिंबल हम लोग स्मॉल सी और स्मॉल डी से सी डी लिख देते हैं, कैंडेला। अब जो सेवेंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है बेटा उसको क्या बोलते हैं, मोल। और इसकी सिंबल क्या हो जाएगा, MOL स्मॉल में। ठीक है भाई। तो ये हमारे लिए क्या है, 7 बेस ऐसा यूनिट है।
और ये आपको लर्न होनी चाहिए कि हम लोग को अगर स्टैंडर्ड यूनिट में लिखने को बोला जाए तो हम लेंथ किस में लिख के आएंगे वहाँ पे, मीटर में, और मास किस में लिख के आएंगे, केजी में, टाइम किस में लिख के आएंगे, सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, करंट एम्पियर में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल्स के अंदर रिप्रेजेंट करके आएंगे। तो यही हमारे लिए क्या है, 7 बेस एसआई यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करें जैसे कुछ और भी यूनिट्स होती हैं, है ना भाई। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं लेंथ की, और भी यूनिट्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ जिनसे हमें डील करना पड़ेगा केमिस्ट्री के अंदर। जैसे हम बोले 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये आपको 1 एंगस्ट्रॉम का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम का मीनिंग होता है हमारे लिए 10⁻⁻10 मीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आप लिख सकते हो। और 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹मीटर। तो ये तो आप प्रीफिक्सेस वाले चार्ट से लर्न कर सकते हैं, तो वह मैं आपको लर्न भी करा दूंगा। जैसे 1 पिकोमीटर की बात करें तो ये 1 पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर के इक्वल होता है। तो ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे लिए प्रीफिक्सेस का। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो भी 7 बेस एसआई यूनिट है उनकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे एक्चुअली में क्या है कि डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएगा, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन मोल। तो वो मोल की डेफिनेशन जरूर पूछ सकते हैं कि वो हमारे लिए एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर 1 मोल। तो वो डेफिनेशन हमको आनी चाहिए। तो एक बारी के लिए मैं एक ऐसा करता हूँ कि एक चार्ट आपके सामने लेके आता हूँ, तो उसमें डेफिनेशन भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमने तो डिफाइन कर रखा है ना कि 1 केजी कितना होगा, 1 मीटर कितना होगा। तो वो कैसे डिफाइन कर रखा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एक बारी के लिए, ठीक है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके आता हूँ तो उससे आपको समझ में आएगा। मुझे लगता है बेटा ये आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, है ना भाई। ये आप सभी को विजिबल होगा, सभी बच्चे देख सकते हैं इसे। चलो देखो इसमें क्या बता रखा है कि हमारे पास ये डेफिनेशन है, एसआई यूनिट्स की क्या है, डेफिनेशन है। बेसिक डेफिनेशन की बात चल रही है यहाँ पे। किसकी बात चल रही है, बेसिक डेफिनेशन की। देखो जैसे हम लोग बात करें कि लेंथ, तो लेंथ हमारे लिए जो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करने वाले हैं उसकी बात है, और उसकी यूनिट क्या है, मीटर। तो मीटर को हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है कुछ इस तरीके से। मीटर क्या होता है हमारे लिए, मीटर होता है द मीटर इज द पाथ लेंथ ऑफ लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ दिस। मतलब 1 सेकेंड के इतने पार्ट में लाइट ने जितना डिस्टेंस चला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, है ना भाई। मीटर की डेफिनेशन क्या बना रखी है हम लोगों ने कि मतलब 1 सेकेंड होता है, उसके इतने सारे पार्ट करो, कितने, 299,792,458, उसके इतने पार्ट में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मीटर बोल रहे हैं, ठीक है भाई। तो मीटर की डेफिनेशन क्या बोल रखी है भाई, मतलब 1/3 × 10⁸ यही है, ऑलमोस्ट 1/3 × 10⁻⁸ इतने सेकंड में। क्या हो गया भाई, 1/3 × 10⁸ सेकंड में जितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करेगी, है ना भाई, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, लेंथ बोल देंगे। लेंथ मतलब मीटर बोल देंगे। 1 मीटर की डेफिनेशन क्या हो गई हमारे लिए, जैसे लाइट इज वेरी फास्ट, उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या बोला गया, मीटर को कैसे डिफाइन किया गया कि जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा, लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वैक्यूम में, कितने टाइम में, इतने टाइम में, 1/3 × 10⁸ सेकेंड में, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया भाई, मीटर बोल दिया। अब मास की बात करें तो मास में देखो किलोग्राम की बात हो रही है, तो किलोग्राम को कैसे डिफाइन किया गया, अ किलोग्राम इज द यूनिट मास
यूनिट ऑफ मास एंड इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। मतलब उन्होंने कोई प्रोटोटाइप बना रखा है, उस प्रोटोटाइप के किलोग्राम के हिसाब से। मतलब कहीं ना कहीं जाके एक कोई उन्होंने क्या किया होगा, कोई ब्लॉब टाइप का बना रखा हो, इरिडियम प्लैटिनम का कोई सिलेंडर बना रखा होगा, इरिडियम और प्लैटिनम का एक सिलेंडर बना रखा है, उसमें इतना मास फिक्स कर रखा है, उसको ही बोलते हैं हम लोग 1 kg। तो द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास एंड इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप। ये इंटरनेशनल प्रोटोटाइप का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पे हमारे पास एक मास है, जो कि हम लोग बोले इरिडियम और प्लैटिनम का एक सिलेंडर होता है। मैं बताता हूँ कैसा, कुछ इस तरीके का एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के ऊपर कुछ ऐसा पकड़ने के लिए भी होता है बेटा, ठीक है। इस तरीके का ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में हमारे पास इरिडियम भी होगा और प्लैटिनम भी होगा। उस एलॉय का ये क्या बना रखा है, सिलेंडर बना रखा है। इरिडियम एंड प्लैटिनम एलॉय का ये क्या बना रखा है, सिलेंडर बना रखा है। और उसका मास उन्होंने फिक्स कर रखा है 1 kg। और फिर बाकी एक तराजू पे ये रखते हैं, दूसरे तराजू पे दूसरे वाट रखते हैं, मतलब जो भी हमारे पास वेइंग वेट है तो उससे मैच कर लेते, तो उसको बोल देते 1 kg ये हो गया। सिंपल सी बात है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लैटिनम ब्लॉक, देखो यही लिखा हुआ है आगे। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लैटिनम ब्लॉक स्टोर्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट। तो मतलब जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट है वहां पे फ्रांस में, वहां पे ये इरिडियम और प्लैटिनम का जो भी अलॉय का हमारे पास सिलेंडर है, उस सिलेंडर का हम लोगों ने मतलब एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है। उस प्रोटोटाइप से ही हम लोग कैलकुलेट करके 1 kg बना रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइम के लिए। तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड। अब देखो सेकंड को कैसे मतलब इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो देखो द सेकंड इज द ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन है, मतलब कितना हमारे लिए टाइम लग रहा है, सेकंड को ड्यूरेशन बताया गया। जब हमारे पास कोई एक सीजियम एटम है, उसमें इतना रेडिएशन का ट्रांजिशन हो, मतलब इतने 9192 पीरियड ऑफ द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम। ठीक है भाई। तो ये सेकंड की डेफिनेशन है। इतनी कोई डिटेल में नहीं पूछेगा बेटा आपसे, एग्जैक्टली सेकंड की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस इनकी डेफिनेशन हम लोगों ने बना रखी है, साइंटिफिक डेफिनेशन है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ये है, इसी तरीके से केल्विन की डेफिनेशन, इसी तरीके से। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है मोल। मोल को कैसे डिफाइन कर रखा है, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम, कि मतलब कितना हमारे पास अमाउंट है, विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटी सच एज एटम ऑफ 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब हमारे पास जीरो कितने एटम्स आएंगे, कब, जब हमारे पास 0.012 kg ऑफ C12 एटम हो, तो उस पार्ट को हम लोग जितना नंबर आएगा उसको क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास 1 मोल इज इक्वल्स टू कितना आता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो मतलब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो मोल को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 में, मतलब अगर हम लोग 12 ग्राम कार्बन ले लें, उस 12 ग्राम कार्बन के अंदर हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल आ रहे हैं, उस नंबर ऑफ पार्टिकल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मोल्स बोलेंगे। इनको इस 12 ग्राम कार्बन, मतलब अगर हम लोग जाएं और कोयला लेके आए, कोयला बोले तो कार्बन, उस कार्बन को मास कर ले 12। अब उसके अंदर हम लोग अगर एटम्स को काउंट करें कितने कार्बन के एटम्स है, तो हमारे लिए निकल के आते हैं ऑलमोस्ट 6.022 इंटू 10⁻23। इसी नंबर को हम लोग अवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, और यही नंबर हमारे लिए क्या बन जाता है आगे चल के, 1 मोल। तो ये 1 मोल की डेफिनेशन है बेटा। ठीक है। ये डेफिनेशन आपसे डायरेक्टली पूछ ली जा सकती है। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रीफिक्सेस का। ठीक है भाई। वो किसका आता है, प्रीफिक्सेस का। तो नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है प्रीफिक्स। ठीक है भाई। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स होते हैं जो आपको लर्न होने चाहिए बेटा। वो प्रीफिक्सेस की भी टेबल मैं आपके सामने इंपोर्ट कर लेता हूँ, जिससे आपको हेल्प होगी। ठीक है। 1 मिनट दो मुझे, तो मैं प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक भी आपको दिखाई देता हूँ साथ के साथ ही।
देखो बेटा, इसमें क्या बता रखा है हमारे लिए कि हमारे पास ये जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स यूज करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ना सेंटीमीटर, तो वो सेंटी का मतलब क्या होता है, वो सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻²। ठीक है भाई। तो मीटर में अगर हम लोग 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास वो जो मीटर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर बोलेंगे। ठीक ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखा है, द ऐसा यूनिट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी आर आइदर टू स्मॉल और टू लार्ज। तो हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो कभी कभी कुछ छोटी, इतनी छोटी होती है, और कभी कभी बहुत बड़ी होती है। टू चेंज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दीज आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो उनके ऑर्डर को चेंज करने के लिए मतलब हम लोग बहुत छोटी यूनिट से भी डील कर रहे होंगे और बहुत बड़ी यूनिट से भी डील कर रहे होंगे, तो हमें वहां पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा, प्रीफिक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे जो बनाए गए हैं बेटा, ये जो पहली टेबल दिख रही है आपको, ये छोटी क्वांटिटीज के लिए बनाई गई है। मतलब अगर हम लोग बात करें 1/10, 1/100, 1/1000, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी बेटा, ये वाली टेबल बन जाएगी। अगर हम लोग 1/10 की बात करते हैं तो वो कहलाता है डेसी। वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, डेसी कहलाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं 1/100 की, तो वो क्या कहलाता है हमारे लिए, सेंटी। तो ये सेंटी बन जाता है। इसके बाद 1/10 मतलब 1/, हम लोग 1000 की बात करेंगे तो बन जाता मिली। तो ये वाली टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, इनमें से एटलीस्ट कुछ तो आपको लर्न होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, ये डेसी वाला लर्न कर लीजिए, 10⁻⁻1 वाला, और सेंटी वाला भी लर्न कर सकते हैं, 10⁻⁻2 वाला, मिली वाला भी लर्न कर सकते हैं, माइक्रो वाला भी लर्न कर सकते हैं, नैनो वाला भी, पिको वाला भी। फेम्टो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है बेटा। ये एटो जेप्टो कम पूछा जाता है। ठीक है। इसके अलावा योक्टो पूछ लिया जाता है। ये वाले हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है डेका। तो ये हमारे लिए मल्टीपल है। ठीक है भाई। एक तरीके से 10⁻1 मल्टीपल में है। उसके बाद क्या है, हेक्टो, ये भी इंपॉर्टेंट है। किलो, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, मेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेगा का भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग, गीगा का भी इस्तेमाल करते हैं। अब तो आजकल टेरा बाइट्स भी आते हैं, तो सोचो उसमें कितने होंगे, 10⁻12 बाइट्स होंगे, तो हम उसे क्या बोल देंगे, टेरा बाइट्स बोल देंगे। बहुत ही ज़्यादा होता है ये। उसके बाद पेटा, एक्सा, याटा और योटा, है ना भाई। तो ये सारे हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं। हमें कहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी बेटा, यहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी, ऑलमोस्ट गीगा तक ज़रूरत पड़ेगी, टेरा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो इधर तक कुछ सेपरेशन है, तो ये आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, वो क्या आता है, कॉमन यूज्ड क्वांटिटीज, सम कॉमन क्वांटिटीज। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए वो क्या है, सम कॉमन क्वांटिटीज। इन कॉमन क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई। सम कॉमन क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं मास और वेट की। मास एंड वेट, ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, और बच्चे इसमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर मास क्या होता है, वेट क्या होता है। मास होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या फिर ऐसा बोल दे कि हमारे पास एक्चुअल जो भी हमारे पास अमाउंट होएगा पार्टिकल का, ये क्या होता है हमारे लिए, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट in a matter, the actual amount of substance present in a matter is called as mass। है ना भाई, उसको ही क्या बोलेंगे हम लोग, मास बोलेंगे। ठीक है। वेट की बात करें तो वेट क्या होता है हमारे लिए, वेट एक तरीके से ये ग्रेविटेशनल की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है बेटा, ग्रेविटी की वजह से होता है। तो इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स exerted, it is the force exerted on an object, on an object, it is the force exerted on the object by the pull, by the pull of gravity,
तो ये ग्रेविटी की वजह से है, लेकिन मास जो है सब्सटेंस का वो फिक्स रहता है। जैसे मेरा मास जो है वो फिक्स रहेगा, लेकिन वेट मेरा चेंज हो सकता है। अगर मैं अर्थ पे हूँ तो ग्रेविटी कुछ और है, और अगर मैं मून पे हूँ तो ग्रेविटी कुछ और है। ठीक है भाई। तो मास और वेट में डिफरेंस है, इनकी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है भाई। यही वाला टॉपिक हम लोग सम बेसिक क्वांटिटीज नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई। कोई डाउट्स है तो अभी पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। कोई डाउट है? ठीक है, ठीक है बेटा।